देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, अगर समय रहते एमएसपी पर कानून नहीं बनाया तो देश में किसानों और सरकार के बीच भयंकर लड़ाई होगी। मैं खुद अपना इस्तीफा अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। किसानों के लिए 4 महीने बाद मैं मैदान में उतर जाऊंगा। वो रविवार को जयपुर में राष्ट्रीय जाट संसद में बोल रहे थे। मलिक ने अंबानी अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में बड़ा गोदाम बनाया है। अडानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंको, डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ जेल चलूंगा। अडानी और अंबानी मालदार कैसे हो गए? जब तक इन लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि देश के एयरपोर्ट, रेलवे, शिपयार्ड सरकार के दोस्त अडानी को बेचे जा रहे हैं। हमें देश को बिकने से रोकना होगा। जब सब बर्बाद हो रहे हैं तो पीएम ये बताए कि ये लोग कैसे मालदार हो रहे हैं। राज्यपाल सतपाल मलिक ने ये कहा कि जब किसान आंदोलन में हमारे लोग सड़कों पर मरने लगे तब मैं अपना इस्तीफा जेब में लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गया। मैंने उन्हें समझाया कि इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कुछ ले देकर इन्हें हटा दीजिए। उन्होंने कहा, चले जाएंगे। मैंने उनसे कहा, आप इन्हें जानते नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाएंगे। तब भी वो नहीं माने। बाद में उन्हें समझ में आया, तब उन्होंने माफी मांगकर कानून को वापस लिया। नुपुर शर्मा को लेकर बवाल के साथ ही बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आजम खान ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में रैली की है। इस दौरान उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान पर हो रहे बवाल पर सपा विधायक ने बयान दिया। आजम खान ने कहा, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला बहुत बदनसीब है। उस बदनसीब का साथ मत दो और उसके जुमलों का दोहराओ मत। जो बदनसीब है उसको उसके नसीब पर छोड़ देना चाहिए। उसे दुनिया का कोई तानाशाह नहीं बचा सकता। अल्लाह के एक इंसान भेजा था जिसे वजू की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी थी। उसे रसूल कहा, उसे नबी कहा। उसे शान में तो कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। शान का लफ्ज भी बहुत छोटा है। जिसे अल्लाह इश्क करता हो फिर किसी भी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। सपा विधायक ने कहा कि मुझे मारने का पूरा मंसूबा था, लेकिन कत्ल नहीं करना चाहते थे। मुझे, मेरे बच्चों को और मेरी बीवी तीनों को सीतापुर जेल भेजा गया, क्योंकि जो कमजोर होगा वो पहले अपनी जान देगा। पूरे हिंदुस्तान में सुसाइडल जेल के नाम से जानी जाती है सीतापुर जेल, जहां लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। मुझे वहां भेजा गया। वो सोचते थे 3 जनाजे सीतापुर जेल से बाहर निकलेंगे। बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट पर 23 जून को वोटिंग होनी है। यहां से सपा ने आजम खान के करीबी आसिम राजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। कुछ दिन बाद पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और कहा कि इसके अनेक लाभ हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, कुछ ही दिनों बाद दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मेरा आग्रह है कि आप सभी योग दिवस का हिस्सा बने और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसी के एक अनेक लाभ हैं। उन्होंने इसके साथ ही एक योग से संबंधित तक यूट्यूब लिंक भी साझा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस बारे में एक प्रस्ताव लाकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। सूत्रों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के 75 मंत्री देश के अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर योग करेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक योग कार्यक्रम में भाग लेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर राजधानी दिल्ली के लोटस टेम्पल में योग मंत्री है। केंद्र सरकार में माना यह जा रहा है कि वो योग दिवस पर यानी कि 21 जून को अलग अलग स्थलों पर जाएंगे और वहां अपना योग करेंगे। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें राजधानी दिल्ली के 3 मरीज शामिल हैं। वहीं देश में मरीजों की संख्या 8000 के पास पहुंच गई है।
कुल एक्टिव मरीजों की संख्या देश में 46,000 से ज्यादा है। राजधानी दिल्ली और केरल में 3-3 मरीजों की मौत हो गई है। इधर महाराष्ट्र में 2 मरीजों की और पंजाब मिजोरम में एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली कोरोना से प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 8,000 के पार पहुंच गई है। 10 जून को कोरोना के 8,328 केस सामने आए थे। वहीं 11 जून को संख्या बढ़कर 8,582 पर, जबकि पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा 8,082 पर थम गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रविवार को राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 2,946 नए केस भी दर्ज हुए। शनिवार को महाराष्ट्र में 2,922 संक्रमित मिले थे और 1 की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पाकिस्तान में अगला चुनाव जीतने के लिए शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार को चुनौती दी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक खान ने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार के लिए अगला चुनाव जीतना असंभव है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के लिए चुनावी अभियान चलाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पीटीआई अगले चुनावों के लिए पूरे जोर शोर से काम कर रही है। इमरान खान ने 25 मई को आयोजित अपने दुर्भाग्यपूर्ण आजादी मार्च के बारे में भी बात की, जिसे शहबाज शरीफ सरकार द्वारा एक मजबूत प्रतिबंध के बाद वापस ले लिया गया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार खान ने कहा कि सरकार ने पिछले महीने इस्लामाबाद में पार्टी के आजादी मार्च के बाद पीटीआई के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, ताकि वो किसी को भी सलाखों के पीछे फेंक सके। पूर्व प्रधानमंत्री के 9 जून को राष्ट्रीय जवाबदेही यानी कि संशोधन विधेयक 2022 पारित करने के लिए शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की, जिसे पहले राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने वापस ले लिया था। विकास पर टिप्पणी करते हुए खान ने कहा कि पीटीआई जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर मध्य भारत में मानसून और उसके पहले प्री मानसून का इंतजार हो रहा है। इस बीच शनिवार को पश्चिमी तट पर गोवा, मुंबई को पार करते हुए आगे बढ़ा मानसून जो है वो रविवार को भी उसी स्थान पर टिका रहा। हालांकि अब इसे जल्द ही दक्षिणी गुजरात, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए अनुकूल स्थितियां बन चुकी हैं। इसी के साथ दक्षिणी राजस्थान, अंदरूनी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीते प्री मानसून बारिश हो रही है। हवा का पैटर्न ये बता रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक 15 जून तक मौसम में बदलाव आने की संभावना नहीं है, यानी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 15 जून की शाम से या 16 जून को इन राज्यों में आंधी आने की आशंका है। उत्तरी और मध्य राजस्थान में अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। बिहार में 15 जून से हवाएं बदलेंगी। इसी दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में मध्यम दर्जों का पश्चिमी जो विक्षोभ है वो दस्तक देगा, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को रविवार रात बेंगलुरु के एक होटल में चल रही रेव पार्टी में पुलिस छापेमारी के दौरान हिरासत में ले लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो ड्रग्स का सेवन करने वाले 6 लोगों में शामिल है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एमजी रोड स्थित एक होटल में छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक यहाँ रेव पार्टी चल रही थी। पुलिस रेड के बाद रेव पार्टी में नशीली दवाओं के सेवन के संदेह में कुछ लोगों के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए। डॉक्टर भीमाशंकर एस गुलेद, डीसीपी ईस्ट डिवीजन बेंगलुरु सिटी ने ये बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में जिन 6 लोगों द्वारा ड्रग्स कंज्यूम करने की पुष्टि हुई, उनमें से एक सैंपल अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का था। पुलिस के मुताबिक ये स्पष्ट नहीं है कि ये लोग पहले से ड्रग्स का सेवन करके पार्टी में पहुंचे थे या होटल में इसका सेवन किया गया। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस सभी 6 आरोपियों को उलसुरु थाने लेकर पहुंची। सिद्धांत कपूर भी अपनी बहन श्रद्धा कपूर की तरह अभिनय की दुनिया से जुड़े हैं। हालांकि उनका एक्टिंग करियर अब तक फ्लॉप रहा है। उन्होंने शूट आउट एट वडाला से फिल्मों में डेब्यू किया था। अनिल कपूर, कंगना रनौत और जॉन इब्राहिम इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद वो अनुराग कश्यप निर्देशित साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अगली में नजर आए। सिद्धांत अपनी बहन श्रद्धा कपूर के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। दोनों फिल्म हसीना पारकर में एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म में श्रद्धा ने दाऊद की बहन की भूमिका निभाई थी और सिद्धांत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की भूमिका में वो नजर आए थे। सिद्धांत फिल्म चेहरे में भी थे। इसके अलावा वो भोकाल नाम की वेब सीरीज में भी देखे जा चुके हैं।
भारत को दक्षिण अफ्रीका ने कटक में हुए दूसरे टी20 में हराकर 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। पहले मैच में जहां गेंदबाजी नहीं चली थी, वहीं दूसरे टी20 में टीम इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों बेदम नजर आए। खामियाजा हार के रूप में उठाना पड़ा। ये उस साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की सभी फॉर्मेट में 7वीं हार है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जो दौरा था, उस पर भारत को 2 टेस्ट और 3 वनडे गंवाने पड़े थे और अब टी20 जो 2T20 में भी वही हाल हुआ है। टीम इंडिया की परेशानी इसीलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि आईपीएल 2022 में अपनी टीम के लिए जीत के हीरो साबित होने वाले खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए इस सीरीज में वैसी चमक नहीं बिखेर पा रहे। यही वजह है कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में पिछड़ गई। आईपीएल 2022 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल, गुजरात टाइटंस को खिताब जिताने वाले हार्दिक पांड्या, हर्ष पटेल और केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 टी20 में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने अमेजन के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को बरकरार रखा है। NCLAT ने अमेजन को 45 दिन के अंदर 200 करोड़ का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। पिछले साल दिसंबर में CCI ने अपना ही 2 साल पुराना एक फैसला पलटते हुए अमेजन पर कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। गौरतलब है कि CCI ने 2 साल पहले अमेजन को फ्यूचर कूपन के अधिग्रहण की अनुमति भी दी थी, लेकिन बाद में खुद ही इसे पलट दिया। साल 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपन में 39% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई थी, जिसे कन्वर्टेबल वॉटर्स के जरिए फ्यूचर रिटेल में 7.3% हिस्सेदारी दी। साथ ही अमेजन को 3-10 साल के बाद यानी कि 3 से 10 साल के बाद फ्यूचर रिटेल में भी हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार मिलना तय हुआ था। CCI के आदेश पर मोहर लगाते हुए NCLAT ने कहा कि अमेजन ने सौदा करते समय फ्यूचर रिटेल में निहित अपने स्वार्थ के बारे में पूर्ण और सही जानकारी नहीं उपलब्ध कराई थी। बता दें कि फ्यूचर रिटेल ही बिग बाजार का संचालन करती थी। NCLAT ने कहा कि अमेजन ने सौदे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई थी, जिसकी वजह से उसका खामियाजा अब अमेजन को भुगतना पड़ेगा। भारतीय महिला शॉटपुट एथलीट मनप्रीत कौर ने बैन के बाद धमाकेदार वापसी की है। डोपिंग में 4 साल का प्रतिबंध झेलने के बाद पिछले साल वापसी करने वाली मनप्रीत कौर ने राष्ट्रीय अंतर प्रांत सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टार फर्राटा धाविका हिमा दास और असम के ही अमलान बोरगोहेन ने महिला और पुरुष वर्ग में फर्राटा दौड़ जीती। 31 वर्ष की कौर पर जुलाई 2017 में प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 18.06 मीटर की दूरी तय की थी। शॉटपुट में 18 मीटर की बाधा पार करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। उनका पिछला रिकॉर्ड 17.96 मीटर का था। उन्होंने 2015 में बनाया था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 17.76 मीटर का क्वालिफिकेशन स्तर रखा है। उत्तर प्रदेश की किरण बलियान दूसरे और महाराष्ट्र की आभा के तीसरे स्थान पर रही। हिमा ने 100 मीटर फर्राटा में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी द्युति चंद को हराया। हिमा ने 11.43 सेकंड का समय निकाला, जबकि द्युति 1 सेकंड पीछे रह गई। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ऑफिस में 3 अफसर पूछताछ कर रहे थे। राहुल के साथ पैदल मार्च करके कांग्रेस मुख्यालय से निकले कांग्रेस नेताओं को 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने धरना दे रहे कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। राहुल ने पूछताछ शुरू होने के बाद प्रियंका गांधी ईडी ऑफिस से लौट गई थी। राहुल के पेशी के पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने उनके घर पहुंची थी। यहां से राहुल प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे और पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की थी। बैठक के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के सांसद और अन्य नेता के साथ पैदल ही ईडी ऑफिस के लिए वो निकले थे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस के मार्च को रोक लिया था और नेताओं को आगे नहीं जाने दिया गया था। राहुल गांधी कार से प्रियंका के साथ ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। ईडी दफ्तर के पास 3 लेयर सुरक्षा घेरा था। पहले घेरे के पास ही पुलिस ने कांग्रेस का मार्च रोक लिया था। उसके बाद जो हुआ वो देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
वहां कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई। इससे पहले सोमवार सुबह राहुल गांधी से जांच के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत में ले लिया था। पुलिस कांग्रेसियों को बस में बैठाकर ले गई थी। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक का रास्ता सील कर दिया था। अमेठी की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विमान इमरजेंसी उसकी लैंडिंग कराई गई। इसके एक ट्रेनी पायलट वह उसे चला रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे में विमान के आगे का हिस्सा कुछ डैमेज हो गया था। हालांकि ट्रेनी पायलट सुरक्षित है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अचानक हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। बता दें कि इससे पहले भी पिछले साल जून में महिला ट्रेनी पायलट रतन प्रिया के साथ भी यही हादसा हुआ था। मामला फुर्सतगंज इलाके की खेरना गांव का है। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की खेरना गांव में इमरजेंसी लैंडिंग इसीलिए करानी पड़ी क्योंकि उसका जो आगामी हिस्सा था वो डैमेज हो गया था। प्रशिक्षु पायलट अभय पटेल इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे में विमान के आगे का हिस्सा जो डैमेज हुआ था उसके कारण जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन उससे किसी को किसी भी तरह की आहत नहीं पहुंची। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अरनिया सेक्टर एक बार फिर गोलियों से गूंज उठा है। दोनों ओर से काफी समय तक हुई गोलीबारी के सीमांत इलाकों में फिर से तनाव पैदा कर दिया है। लोग ये जानने को व्याकुल थे कि कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय पर शांति गोलीबारी आखिरकार एकाएक क्यों शुरू हो गई। हालांकि गोलीबारी का यह सिलसिला कुछ देर ही चला, लेकिन अरनिया सेक्टर में सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये मामला रात का है। सूत्रों ने बताया कि अरनिया सेक्टर के मुकेश पोस्ट पर रविवार देर शाम बीएसएफ जवानों और पाक रेंजर्स के बीच किसी बात को लेकर गोली गलौज शुरू हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि पाक रेंजर्स ने भारतीय पोस्ट पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। जवाब में भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान पोस्ट को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी का यह सिलसिला कुछ समय चला, लेकिन पूरी रात सीमांत इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। उन्हें लगा कि हमेशा की तरह पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय इलाकों में गोलीबारी शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।